नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 23001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही खास एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आज प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में गिरावट देखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ 62,850 के पास बंद हुआ। निफ्टी 92 अंक फिसलकर 18,634 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 280 अंक टूटकर 43,995 के स्तर पर बंद हुआ। एफएमसीजी, ऑटो, आईटी और फार्मा शेयरों में आज ज्यादा दबाव देखने को मिला। और एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर से समझते हैं बाजार में आज ये दबाव आया कहां से। 4 दिनों की शानदार तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज तेजी पर लगा ब्रेक। वैसे तो ब्रेक लगने के कोई खास कारण थे नहीं, लेकिन इसे आमतौर पर एक रेगुलर मुनाफा वसूली के तौर पर ही देखा जाए। पहला, दुनिया भर के बाजारों से संकेत ठीक थे, कोई खास तेजी या मंदी के नहीं। और वैसे भी हम तो अपनी तेजी के दम पर, अपनी मजबूती के दम पर ही आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय बाजारों के लिए एफआईज की तरफ से अच्छी खरीदारी, तकनीकी तौर पर बाजार का मजबूत होना, ये वो सारे संकेत थे जो आज मजबूत शुरुआत की तरफ इशारा कर रहे थे। और वो हुआ भी। बाजार आज फिर से थोड़ी और अच्छी तेजी के साथ 18,775 के आसपास पहुंचते हुए दिखे और बैंक निफ्टी में भी 44,400 के आसपास। आज दो बड़ी चीजें थी जिन पर बाजार की नजर थी। पहले तो आरबीआई की पॉलिसी और उसके बाद वीकली एक्सपायरी। पॉलिसी तक सब कुछ ठीक ठाक, तेजी का मूल माहौल। और पॉलिसी के बाद भी एक बार जिस तरह की पॉलिसी आई और जिस तरह की कमेंट्री थी गवर्नर साहब की, उसके बाद बाजार और तेजी से ऊपर बढ़े। लेकिन चूंकि 4 दिनों से बढ़ने के बाद और 5वें दिन आज फिर मजबूती होने के बाद बाजार हो गए थोड़े ओवरबॉट। एक दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी तो बढ़िया है, लेकिन अब है ना वो छोटे छोटे 10 रुपए 15 रुपए वाले शेयर इतने तेजी से चलने लगे हैं कि लोगों को लग रहा है कि बड़ा आसानी से पैसा बन सकता है। थोड़े ओवरबॉट हो गए मार्केट वायदा कारोबार के लिहाज से। और साथ ही कैश मार्केट में भी कुछ भी शेयर तेजी से दौड़ रहे हैं। तो ये टाइम वैसा होता है जब हल्का फुल्का करेक्शन आता है, और वही आज मिड सेशन से शुरू हुआ। तो एक रनिंग करेक्शन के तौर पर बाजार नीचे आए। फाइनली बंद होते होते 18,635 के आसपास निफ्टी में 101 पॉइंट का नुकसान रहा। बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल के एकदम करीब बंद होता दिखा। तो बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार बंद हुए। तो 4 दिनों की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, और इस प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत आज जो हुई थी वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से होती दिखी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि वहां पर थोड़े से ट्रेडर्स हल्के होते हुए नजर आए। सो ओवरऑल कह सकते हैं एक बड़ी इवेंट जो अच्छी ही रही। बाकी संकेत बढ़िया ही थे, लेकिन एक मुनाफा वसूली के दबाव ने भारतीय बाजारों को आज 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगाने पर मजबूर किया। तो कई दिनों की तेजी के बाद बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर है। अविनाश जी, मुनाफा वसूली हावी रही आज बाजार में। अब हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कल क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग शायद कल भी हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे अनिल जी ने कहा कि स्टॉक्स बहुत जल्दी छोटे समय में भागे हैं। आई थिंक अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो जो तेजी का माहौल है वो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटे समय में बहुत अच्छी बाइंग आई थी इन कंपनीज में। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होगा। और ऑब्वियसली मिड कैप स्मॉल कैप में हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने को मिले, लेकिन जो अच्छे क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप्स है वहां पे डेफिनेटली निवेश का मौका बन सकता है। मेरे ख्याल से निवेशकों को थोड़ा सा सिलेक्टिव यहाँ पे होना जरूरी है, क्योंकि अभी टाइम कॉशियस रहने का है। थोड़ा सा सिलेक्टिवली अगर वो निवेश करे तो अच्छी खासी कमाई होगी। अगर इंडेक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जब तक 18,500 का लेवल निफ्टी मेंटेन करता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से आज जो आरबीआई की पॉलिसी आई है वो भी मार्केट्स के अनुमान के हिसाब से है। मेरे ख्याल से इसका असर आपको इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स पे कल परसों देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिक्लाइन वाला ही मार्केट है, लेकिन थोड़ा सा सिलेक्टिव रहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रवैया अपना लीजिए। 7 से 8 दिन का नजरिया कहां पर रखने की सलाह रहेगी आपकी अविनाश जी?
देखिए 7 से 10 दिन का पोजिशनल व्यू अगर रखना है तो हमको पावर जनरेशन में एनटीपीसी काफ़ी पसंद है। स्टॉक करीबन 182 पे चल रहा है। हमारा मानना है कि कम से कम 8 से 10 दिन के लिए 194, 195 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट पॉसिबल लग रहा है। यहाँ पे 176 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ये एक अच्छा पोजिशनल बेट बन सकता है अगर आपका नज़रिया 8 से 10 दिन के लिए। एनटीपीसी में पोजिशनल ट्रेड रखने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। आइए अब पहले कॉलर से बात करें। उदयपुर से मुकेश हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी मेरे पास सीडीएसएल 60 शेयर है 1248 के रेट के। मेक माई इंडिया 40 शेयर है 1630 की रेट के। और टीसीएस 51 शेयर है 3750 की रेट के। तक रोक सकता हूँ मैं, एवरेज करूँ या होल्ड करूँ या क्या? सीडीएसएल, मेक माई ट्रिप और तीसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? सीडीएसएल 60 शेयर टीसीएस 1248 की रेट के। ओके ओके, टीसीएस 1248 है आपके पास रेट? रेट 1248। हाँ ओके ठीक है सर। 3 स्टॉक सीडीएसएल, मेक माई ट्रिप और टीसीएस पर ये राय लेना चाह रहे हैं। शुरुआत सीडीएसएल से करेंगे। देखिए सीडीएसएल में मेरे ख्याल से काफ़ी समय के बाद अभी वापस डीमैट अकाउंट्स में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी आई है। इनफैक्ट स्टॉक डेफिनेटली ऊपरी लेवल से काफ़ी टूट चुका है, लेकिन देखिए ये मोनोपोली बिजनेस है। एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों ही ऐसे डीमैट प्लेयर्स मार्केट में, और सीडीएसएल करीबन 55% मार्केट शेयर कमांड करता है। तो मेरे ख्याल से देखिए नज़रिया अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, अगर 1.5-2 साल का नज़रिया है, तो मुझे लग रहा है कि सीडीएसएल में अच्छी कमाई होगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, यहाँ पे लॉस में बुक ना करे, यही मैं कहूँगा। ओके बने रहे सीडीएसएल पर। सर मेक माई ट्रिप में आपकी क्या राय रहेगी? मेक माई ट्रिप में मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का माहौल होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हुआ है, जो ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स कंपनी होती है जैसे ओटीएस होते हैं, वहाँ पे मेक माई ट्रिप एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए बोनस और स्प्लिट के बाद स्टॉक में थोड़ी सी कटौती जरूर देखने को मिली है, लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे आ गए हैं मार्च 23 के लिए, और मार्च 24 के लिए भी हमको लग रहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा आएगा, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री की जो सिनेरियो है वो काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी होल्ड करें, बट नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखें। होल्ड करके चलें। आपके लिए मेक माई ट्रिप में सलाह है। टीसीएस, सर टीसीएस में 1248 की खरीद इन्होंने बताई। फिलहाल ओके 3500 की बताई, माफ कीजिए, 3500 की खरीद टीसीएस में इन्होंने बताई है। सर क्या करें इस स्टॉक में फिलहाल? देखिए इनका नजरिया टीसीएस में थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि आज का जो माहौल है टीसीएस या कोई आईटी कंपनी के लिए, तो यूएस और यूरोप से थोड़े से एडवांस अभी भी काफी मौजूद है। लेकिन टीसीएस की ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो उन्होंने ऑलवेज क्राइसिस के बाद बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया है। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन प्लस जो कैश पोजीशन है वो बहुत ही बढ़िया है। तो छोटे समय के लिए नहीं, बट अगर आपका नजरिया 12-15 महीने के लिए, तो आईटी में टीसीएस डेफिनेटली आउट परफॉर्मिंग वाला स्टॉक है, जो आपको अच्छा पैसा लॉन्गर टर्म में कमा के देगा। तो मेरे ख्याल से कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ टाइम यहाँ पे देना है और यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है 12-15 महीने में अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड टीसीएस में आपको मिल सकती है। 12 से 15 महीने के लिए टीसीएस होल्ड करने की सलाह अविनाश जी की। दिल्ली से महेश जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास टाटा एलेक्सी है 6550 का 14 शेयर। 6550 का 14 शेयर, और क्या व्यू है कब तक के लिए? ये 1 to 1.5 ईयर का व्यू है मैडम। बिल्कुल। 12 से 18 महीनों के लिए टाटा एलेक्सी पर सर क्या व्यू रहेगा आपका? नहीं, मेरे ख्याल से पहली बात तो स्वाति, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, और मैं समझता हूं कि अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल है तो कंफर्टेबली होल्ड ऑन करिए। अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि टाटा एलेक्सी ने इसरो के साथ एक करार किया है,
उसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। प्लस ये जो स्पेस में काम करते हैं ये आम आईटी कंपनी नहीं है, तो बेसिकली इनका एक्सपोजर काफ़ी स्ट्रांगली एंटरटेनमेंट, मीडिया, कम्युनिकेशन में है। तो ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई जल्दबाजी ना करे बेचने की। मुझे लग रहा है कि अगले 12-18 महीने के लिए अगर ये होल्ड करते हैं तो बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। तो होल्ड करने की राय। होल्ड करने की राय टाटा एलेक्सी में आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। मुंबई से गिरीश हमारे साथ है। गिरीश जी नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हर बार मेरी क्वेरी को लेने के लिए। मेरे पास बजाज फाइनेंस 201 शेयर है 2250 पे, और बजाज फिनसर्व है 300 शेयर 550 पे, और एक लास्ट शेयर है मेरे पास IEX 2001 शेयर है 195 पे। ये सब मुझे 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल रखना है। खाली मुझे पूछना था IEX में क्या मैं और एवरेज कर सकता हूँ अभी, क्योंकि IEX में से मुझे निकलना नहीं है, IEX में ही बने रहना है, भले 7 साल 6 साल जाए, तो इसको और एवरेज कर सकता हूँ क्या? ओके। IEX बजाज फिनसर्व का आप बाइंग प्राइस एक बार बताएंगे? बजाज फिनसर्व 300 शेयर्स है, 550 का बाइंग है। 550 ये स्प्लिट के पहले लिया हुआ था। कब लिया आपने ये स्टॉक? अच्छा, ये मैंने मार्च में ओके। कोविड के टाइम लिया था, स्प्लिट के पहले गया। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व सब में तो बम्पर मुनाफा लेके बैठे हुए हैं हमारे दर्शक। और IEX पर इन्हें राय चाहिए फिलहाल, क्योंकि लंबे टाइम के लिए ये बने रहना चाहते हैं इन स्टॉक्स में। अविनाश जी क्या रहेगी आपकी टिप्पणी? देखिए, पहली बात तो इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो इनका लॉन्ग टर्म नजरिया ऑब्वियसली अच्छी तरह से प्ले आउट हो गया है। बजाज फाइनेंस फिनसर्व, मुझे लग रहा है दोनों ही स्टॉक्स में इनको पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार का माहौल पोस्ट कोविड अभी NBFC और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आ रहा है, काफी अच्छी ग्रोथ बजाज फिनसर्व ने रिकॉर्ड की है। वैसे तो बजाज फिनसर्व एक होल्डिंग कंपनी है, बजाज फाइनेंस भी उनकी सब्सिडरी है, प्लस इंश्योरेंस के भी जो बिजनेसेस है वो बजाज फिनसर्व में है। तो बजाज फाइनेंस में हमको लग रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ AUM में, एसेट क्वालिटी में और लोन बुक ग्रोथ में आएगी, क्योंकि अभी उनका डिजिटल ऐप भी शुरू हो चुका है। म्यूचुअल फंड का कारोबार भी बजाज फिनसर्व ने शुरू किया है, तो अगले 1.5-2 साल के लिए ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल अगर ये कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन ज्यादातर क्वांटिटी होल्ड करें। और IEX की बात करें तो देखिए, आज मार्केट में रिपोर्ट था कि पावर मिनिस्ट्री ने कहा है कि CRC के जो रूल्स है वहां पे कुछ बदलाव आने की पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत IEX को होगी, क्योंकि उनका मोनोपोली स्टेटस में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि थोड़ा रुकिए करंट प्राइस पे। अगर प्राइस थोड़ा सा हल्का होता है तो वहां पे आप एवरेज कर सकते हो, क्योंकि लंबी अवधि के लिए तो डेफिनेटली स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस आपको IEX के शेयर में दिख सकती है। बिल्कुल, ये रही आपके शेयर्स पर राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर हमारे साथ बेंगलुरु से सुमेश हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? सुमेश जी आवाज आ रही है आपको, सवाल पूछिए। बात नहीं हो पा रही हमारे आज के हमारे इन कॉलर से। M&M फाइनेंस है इनके पास अविनाश जी, 297 रुपए 95 पैसे की खरीद है और कुछ नुकसान भी है। M&M फाइनेंस, ये स्टॉक कैसा लगता है आपको? देखिए, M&M फाइनेंस में मुझे लग रहा है कि इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर एक एग्री फाइनेंसिंग बिजनेस करता है। मानसून बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले आउट होता है। होपफुली इस साल का मानसून अगर ठीक ठाक रहता है तो ऑलरेडी M&M फाइनेंस ने बहुत अच्छी तरह से अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव की है, और लोन बुक ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ये ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल ट्रैक्टर को फाइनेंस करते हैं और रूरल इंडिया में काफी वेल नोन है। प्लस महिंद्रा एंड महिंद्रा इनकी पेरेंट कंपनी है। तो मेरे ख्याल से देखिए, नजरिया कम से कम 8 से 12 महीने अगर कोई रखता है तो अच्छी खासी कमाई और अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगी। तो होल्ड करने की राय रहेगी। होल्ड करने की राय आपके लिए M&M फाइनेंस में हमारे एक्सपर्ट अविनाश जी की तरफ से। व्हाट्सएप पर एक सवाल आ रहा है पुणे से मंजेश कुमार जी का। इंडिया सीमेंट इनके पास है, 250 शेयर है, 205 की खरीद ये बता रहे हैं। सर, सीमेंट स्पेस से ये स्टॉक इंडिया सीमेंट कैसा लगता है आपको?
देखिए लंबी अवधि के लिए इंडिया सीमेंट्स हमको लग रहा है काफी अच्छा एक प्ले है, क्योंकि सीमेंट में बहुत समय के बाद प्राइसिंग पावर वापस आ चुका है। अप्रैल में हमने सुना है कि ऑल अक्रॉस इंडिया 40 से 50 रुपए सीमेंट की कीमतें बढ़ी है। और इंडिया सीमेंट्स की खासियत है कि इनके पास चेन्नई सुपर किंग्स की भी स्टेक है। आज आईपीएल के विन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का जो शेयर है वो अनलिस्टेड मार्केट में बहुत तेजी से चल रहा है, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को यहाँ पे फायदा ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से देखिए सीमेंट बेसिक बिजनेस जो है वहां पे तो ग्रोथ आएगी, बट अगर चेन्नई सुपर किंग्स में कोई वैल्यू अनलॉकिंग की बात होती है या कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आता है तो इसमें और थोड़ी बढ़त मिलेगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, थोड़ा सा समय लंबा रखिए, कम से कम साल 1.5 साल, और आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। जी, तो इंडिया सीमेंट होल्ड करें, आपके लिए यही राय आ रही है। लखनऊ से राजीव जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास 3 स्टॉक हैं जी। मेरे पास HFCL है, ये 84 के रेट पे है, और पारादीप फॉस्फेट है मेरे पास 2000, ये 62 के रेट पे है, और इंडियन टेरेन है मेरे पास, इंडियन टेरेन फैशन, ये मेरे पास जो है 75 की रेट पे है। क्या व्यू है आपका इन तीनों स्टॉक्स पर, कब तक रखना चाह रहे हैं? मैम मैं 2 क्वार्टर वेट कर चुका हूँ, तो मैं 2-3 क्वार्टर और वेट कर सकता हूँ। ठीक है, 2-3 क्वार्टर HFCL, पारादीप फॉस्फेट्स, इंडियन टेरेन फैशन में फिलहाल इनके रुकने की मंशा है। कैसे लग रहे हैं स्टॉक सर आपको, अविनाश जी, और क्या राय रहेगी आपकी? नहीं, मुझे लग रहा है कि तीनों शेयर्स में पारादीप फॉस्फेट सबसे अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए ये सरकारी कंपनी है, इन्होंने रिसेंटली आईपीओ किया था, और ये एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में ज्यादातर काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सपेंशन भी इन्होंने किया है, प्लस होपफुली मानसून अगर ठीक ठाक रहता है तो इनकी खपत अच्छी होगी और यहाँ पे नंबर्स अच्छे आएंगे। तो पारादीप फॉस्फेट में इनको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा सा लंबा समय, कम से कम 8 से 12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे काम करे। और बाकी 2 शेयर्स में मुझे लग रहा है कि जो टाइमलाइन ये सोच रहे हैं कि 2 या 3 क्वार्टर, यहाँ पे मुझे लग रहा है नहीं कि कोई बड़ी अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में मिलेगी। हालांकि HFCL एक बड़ा टेलीकॉम प्लेयर है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। और इंडियन टेरेन की बात करें तो उन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाए, इनकी अगर चॉइस बैंकिंग में है तो मैं समझता हूँ कि IDFC फर्स्ट या फेडरल बैंक ऐसे स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा स्विच करके ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो पारादीप फॉस्फेट्स होल्ड कर, इंडियन टेरेन फैशन काफी हाई लेवल पे आपके पास है, तो IDFC फर्स्ट बैंकिंग स्पेस से बेसिकली HDFC बैंक ऐसे स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अगले कॉलर से बात करें, हमारे साथ है यूपी से हरीश जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास JSW एनर्जी है, 100 का प्राइस है और 300। ओके, JSW एनर्जी, एक बार फिर से बताएंगे क्या खरीद क्या आपकी? मैम 100 की है, 100 की खरीद है जी मैम। ओके, और कब तक का व्यू है, कब तक रखना चाह रहे हैं? 5 साल कम से कम, 5 ईयर। ओके सर, 5 इयर्स। सर JSW एनर्जी में अच्छा मुनाफा है इन्हें, काफी अच्छे लेवल पर एंट्री इन्होंने की और नजरिया भी काफी लंबा है। क्या स्ट्रैटेजी सही है इनकी, क्या करें? आई थिंक JSW एनर्जी इन्होंने जिस प्राइस पे एंटर किया है, इनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत स्ट्रांग है स्वाति। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये होल्ड करते हैं अगले 1.5-2 साल के लिए, तो डेफिनेटली इससे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। प्लस इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्लस अपना एग्जिस्टिंग जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई है, तो मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम अगर साल 1.5 साल का है तो इसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो जैसे इन्वेस्टर ने कहा कि वो 5 साल भी रुक सकते हैं, तो मुझे लग रहा है 1.5-2 साल में ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आने की अपेक्षा रहेगी। JSW एनर्जी बने रहने की सलाह आपके लिए हमारे एक्सपर्ट अविनाश जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें, गाजियाबाद से नीलेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, क्या स्टॉक है आपके पास? नमस्ते मैम, मेरे पास इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का है ना जी, 1000 शेयर है जो 190 की प्राइस पे है, और आईबुल रियल इस्टेट है मेरे पास 5000 शेयर जो 72 की प्राइस पे है। तो इसके बारे में जानना चाहिए था।
इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे एवरेज अभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये इसके बारे में भी जानना। ओके, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का 2 स्टॉक है। सर, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, मुझे लग रहा है कि दोनों ही शेयर्स में काफी खराब लेवल्स पे इन्वेस्टर अटके हुए हैं। अगर मैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात करूं स्वाति, तो देखिए ये कंपनी अभी एम्बेसी REIT का हिस्सा होने वाली है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल डेफिनेटली अच्छा होगा। अभी NCLT का मामला अभी भी पेंडिंग है, लेकिन जब भी वो क्लियर होता है तभी इनको एम्बेसी के शेयर मिलेंगे, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। हालांकि इनका जो बाइंग प्राइस है वो आने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में परफॉर्मेंसेस में काफी वॉलेटिलिटी है। मुझे लग रहा है कि अगर हाउसिंग फाइनेंस में आपको पैसा लगाना है तो काफी दूसरे अच्छे विकल्प मार्केट में अवेलेबल है, यहाँ पे और एवरेज करने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है तो कैनफिन होम्स है, फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस है, तो अगर आप चाहे तो PNB हाउसिंग फाइनेंस है, तो ये विकल्प आप देख लीजिए, क्योंकि आपके जो भी लॉसेज आपने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इनकर किए उसको रिकवर करने में ये स्विच आपको काम में आएगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से निकल जाए और कोई भी ये 3 शेयर्स में स्विच करने की राय रहेगी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में बने रहें। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की जगह हाउसिंग फाइनेंस के कुछ और स्टॉक्स जो रेकमेंड कर रहे हैं अविनाश जी, उन पर गौर जरूर कीजिएगा। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। कल हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार सुबह जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो देखते हैं अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत मिलते हैं। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त एकदम सपाट डाउ और नेस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, यानी कि कोई खास बड़ा संकेत वहां से मिलता हुआ दिखा नहीं। देखते हैं सुबह ग्लोबल संकेत किस तरह के होते हैं, लेकिन आज के सेशन में जो कमजोरी हुई उसमें ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये वाकई में ट्रेडर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली हुई, फंड्स की तरफ से और स्पेशली FIs की तरफ से किस तरह के आंकड़े आए वो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। जहां तक बाजारों में लेवल्स का सवाल है, जो सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए वो बिल्कुल क्लियर है। 18,535, 18,575 ये आपके लिए कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 18,700, 775 की रेंज है जहां तक जाने की हो सकती है निफ्टी की कोशिश। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 43,675, 43,825 ये 150 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी की मजबूत सपोर्ट और ऊपरी स्तरों पर 44,300 से 44,450 की रेंज है रुकावट का काम करने वाली है। तो इन लेवल्स पर आपको कल रखनी है नजर। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आज के शो में। कल बाजार में कहां पर मौके आपको नजर आ रहे हैं? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार में 2 ऑप्शन है मेरे पास, 2 रणनीति है, एक तेजी की तरफ की है और एक मंदी की तरफ की है। पहले तेजी की तरफ की बात करते हैं। ONGC काउंटर चार्ट के ऊपर बढ़िया लग रहा है, तो ONGC का 155 का कॉल 3 रुपए 75 पैसे के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए 75 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट 5 से 6 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो ONGC का 155 का कॉल 3.75 के आसपास खरीदारी करे, 2.75 का स्टॉप लॉस और टारगेट 5 से 6 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है वो बैंकिंग स्टॉक है और उसमें पुट लेने का सलाह रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक का 72 का पुट 1 रुपए 75 पैसे के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 1.25 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 2.5 रुपए से लेकर 3.5 रुपए तक के टारगेट होंगे। तो IDFC फर्स्ट बैंक का 72 का पुट 1.75 पे खरीदारी करे, 1 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस, 2.5 रुपए से 3.5 रुपए तक के टारगेट होंगे। ये 2 स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से। जी धन्यवाद करेंगे सुमित जी। कल के ऑप्शन और काफी बड़े इंटरनेशनल कॉफी कंपनीज इनके कस्टमर्स है। कंपनी की कैपेसिटी करीबन 35,000 टन है और हाल ही में चौथे तिमाही में करीबन इनकी जो कैपेसिटी है वो करीबन 13,500 टन से बढ़ी है। अगर नतीजों की बात करें तो पिछले साल करीबन 2074 करोड़ पे इन्होंने 269 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो पिछले साल करीबन 210 करोड़ था। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 2700 करोड़ का रेवेन्यू और FY25 में 3500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी रिकॉर्ड करेगी। कॉफी के प्राइसेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई लेवल पे चल रहे हैं, तो इसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा। हमारा मानना है कि कम से कम 25 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी और उस हिसाब से मुझे लग रहा है इस स्टॉक में आपको एक पोजीशंस बनानी चाहिए। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। जी, तो CCL प्रोडक्ट में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आ रही है अविनाश जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।